हेलो, मैं हूँ गोस्ट। हम मिले थे ना कल। कल मैंने गुरु से कहा था कि वो गुरुजी से मेरे एक प्रॉब्लम का हल पूछे। उसने पूछा था, पर वो क्या हुआ कि मेरे बाकी दोस्तों ने कहा कि आप ऐसे मत देखिए, गोस्ट को भी तो लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकाश और फूलावती से पहले बहुत सारी ऐसी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे नहीं पता गूगू कैसे रिएक्ट करेगी जब मैं उसे बोलूँगा कि तुम सारी लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में पूछोगी जो सक्सेशन एक्ट के साथ और सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ जुड़ी हैं। आई होप वो चिल्लाएगी नहीं। चलिए तो आज शुरू करते हैं चतुर और चाणक्य का ये एपिसोड मेरे साथ, यानी गोस्ट के साथ। ओ माय गॉडनेस, तुम फिर आ गए। मैंने पूछा तो था कल तुम्हारा प्रश्न। तो गोस्ट, तुम अगर ऐसे परेशान करोगे तो मैं कुछ कर भी नहीं ना सकती तुम्हारा। हा हा हा, मुझे पता है मैं गोस्ट हूँ और तुम मुझसे डरती हो। व्हाट? डरती हूँ मैं तुमसे? गोस्ट, प्लीज। कौन बिलीव करता है गोस्ट में वैसे भी? आई जस्ट फील एम्बेरस्ड जब तुम बार बार आके मुझे वियर्ड से क्वेश्चन पूछते हो। तुमसे कौन डरेगा? फॉर गॉड सेक। वैसे भी तुम कितने क्यूट हो गोस्ट, तुमसे कौन डरेगा? देखो, तुमने अभी कहा मैं क्यूट हूँ, तो अपने क्यूट दोस्त की एक हेल्प करो ना। भाई आई नो। अब तुम कहोगे कि जो पहले की जजमेंट्स हैं उसके बारे में भी तुम्हें जानना है, प्रकाश फूलावती से पहले, है ना? यही बात है ना? वाओ, लिटरली यू आर अ ट्रू फ्रेंड। तुम्हें पता था कि मुझे आज क्या पूछना है। अच्छा चलो गोस्ट, अब जाओ। गुरुजी और नूरी आ रहे हैं, ठीक है ना? मिलते हैं फिर। तुम्हारे सारे प्रश्नों का हल तुम्हें मिल जाएगा। मैं धीरे धीरे सारी जजमेंट्स के बारे में पूछ लूंगी, ठीक है ना? चलो बाय 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 बाय। मैं तो चला। बाय गुगू। तो भाई चतुर और चाणक्य की सारी टीम हाजिर हो गई एक बार फिर। तो भाई आज क्या चर्चा का विषय है? नूरी और गुगु बताओ। जी गुरुजी, कल हमने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के जो मेन प्रोविजंस थे वो किए थे, और ये जाना था कि कैसे उन्होंने विमेन के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसमें इक्वालिटी लेके वो आए। और जाते जाते गुग्गू ने आपसे शायद प्रकाश फूलावती इस जजमेंट के बारे में एक प्रश्न किया था। यही प्रश्न था ना गुग्गू? जी गुरुजी, प्रश्न तो यही था, पर मैंने घर जाके थोड़ा सा इसके बारे में सर्च किया तो मैंने ये देखा कि प्रकाश फूलावती से पहले भी बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिन्होंने कि काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन दिए हैं। तो क्या गुरुजी हम उनसे शुरू कर सकते हैं? भाई देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट जब समझना चाहिए तो उसको शुरुआत से ही समझना चाहिए। और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और अमेंडमेंट 2005 को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि इसके जो लैंडमार्क केसेस हैं उनको ध्यान से समझा जाए। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, चलो। भाई नूरी और गुग्गू देखो, अब इस कड़ी में हम जो सबसे पहला केस डिस्कस करने वाले हैं वो है वी तुलसम्मा वर्सेस शेषा रेड्डी का। तो अब ध्यान से सुनो। इस केस में ये हेल्ड किया गया कि जब भी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में कि जो आप सेक्शन है 14 और सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 को जब भी आप स्टडी करेंगे तो उसके साथ आप किसको लेंगे? आर्टिकल 15 और आर्टिकल 39 को उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए उसके साथ ज़रूर पढ़ेंगे। हम्म तो अब ध्यान से सुनो, इस केस में क्या क्या हेल्ड किया गया कि अब जो प्रॉपर्टी फीमेल को मिलने वाली है वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर हो जाएगी। ठीक है। अब सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अब ये प्रॉपर्टी चाहे इंस्ट्रूमेंट के रूप में हो, डिक्री के रूप में हो, अवार्ड के रूप में हो, गिफ्ट के रूप में हो, चाहे जिस भी रूप में हो, एक बार ही उसका जो टाइटल है फीमेल के पक्ष में हो गया या फीमेल के पक्ष में है तो वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर होगी।
अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर है तो मतलब कि वो अब प्रॉपर्टी को चाहे जैसे मर्जी डिस्पोज ऑफ करे। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि चाहे वो किसी को गिफ्ट कर दे, चाहे डोनेट कर दे, चाहे वो किसी को भी दे दे, ये उसकी मर्जी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टर्म थी रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि चाहे यहाँ पे जो टर्म है रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट, इसको हम ऐसे नहीं लेंगे, मतलब लिमिटेड सेंस में नहीं लेंगे, इसको बड़ा वाइड जो था उन्होंने दायरा कर दिया, इसका बड़ा वाइड दायरा कर दिया। और यहाँ पे यह कहा गया कि अब उसकी मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी थी उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगी, वहां पे नहीं जाएगी जहां से कि प्रॉपर्टी उसको मिली थी। जैसे कि पहले होता था कि फीमेल को पोजेशन तो मिल गया प्रॉपर्टी का और जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक वो उसके अधीन रहेगी, पर जैसे ही उसकी मृत्यु होगी प्रॉपर्टी वापस उसके वही चली जाएगी जहां से कि उसको मिली थी। समझी? जी गुरुजी, क्योंकि हम पहले इस लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब इससे रिलेटेड जजमेंट को और जब केसेस को हम सुन रहे हैं तो उनको समझना बहुत ही आसान लग रहा है। भाई जहां तक मुझे याद पड़ता है दूसरा लैंडमार्क केस है गुरुपद, हाँ गुरुपद वर्सेस हीराबाई, यही केस है। अब ध्यान से सुनो भाई। इस केस में ये हेल्ड किया गया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 6 के प्रोवाइजो के अधीन जितने भी केसेस आएंगे ना, उन केसेस में नोशनल पार्टीशन को लगाना जरूरी हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि भाई नोशनल पार्टीशन क्या है? भाई देखो, मान लो कि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले पार्टीशन करवा के नहीं गया, ठीक है। अब ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का जब बंटवारा होगा तो भाई उसका शेयर कैसे निकालेंगे? उसका सेपरेट शेयर भी तो निकलेगा ना। तो उसका सेपरेट शेयर निकालने के लिए लीगल फिक्शन में उसको दोबारा से जिंदा करने की टेक्निक और उसके सेपरेट शेयर को निकालने की टेक्निक को ही क्या बोला गया? नोशनल पार्टीशन। हाँ, तो अब इस केस में हुआ ये कि गुरुपद की मृत्यु हो जाती है और गुरुपद की जो विधवा है, विडो है, वो पार्टीशन का सूट फाइल करती है और जो प्रॉपर्टी है उसमें 7/24 हिस्सा मांगती हैं, उसका दावा करती हैं। तो गुगु, अब तुम्हारे लिए ये प्रश्न है कि वो प्रॉपर्टी में से 7/24 हिस्से का दावा कैसे करती हैं, बताओगी? हे गुगु, देखो ध्यान से सुनो। अब नोशनल पार्टीशन के अकॉर्डिंग, एनपी के अकॉर्डिंग, जब पहले जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में से उसका सेपरेट पोर्शन निकालना है तो देखो पहले 1/4 ईच आएगा। ईच किसको? अब एक हिस्सा गुरुपुद का, एक हिस्सा विधवा का और एक एक हिस्सा दोनों बेटों का, ठीक है। 1/4 ईच। अब गुरुपद का अपना हिस्सा कितना निकला? 1/4। तो अब इस 1/4 को दोबारा से डिवाइड कर लेंगे, किस किस में बटेगा? ये जाएगा विधवा को, विधवा के दोनों बेटों को और जो विधवा की 3 बेटियां हैं, ठीक है। समझी गुगु? ये बिल्कुल राइट आंसर है, बताओ। जी गुरुजी, जब हम पहले नोशनल पार्टीशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे तो वहाँ पे 1/4 ईच आएगा, क्योंकि वहाँ पे गुरुपद है, गुरुपद की विधवा है और उसके 2 बेटे हैं। उसके बाद गुरुपद का अपना 1/4 सेपरेट शेयर निकल आया तो इसको बांटा जाएगा। फिर अब यहाँ पे ये पोर्शन बटेगा किसमें? विधवा में, विधवा के दोनों बेटों में, और जो विधवा की 3 बेटियाँ हैं उनको भी इसमें से शेयर मिलेगा। तो इसी तरह से अगर हम टोटल निकाल के देखें तो गुरुपद की जो विधवा है उसने 7/24 हिस्से की मांग की। ठीक है ना गुरुजी? भाई मान गए गुगु, बिल्कुल सही जवाब दिया। हम्म भाई नूरी और गुगु, देखो जो केस मैं अब डिस्कस करने वाला हूं ना, वो केस बहुत ही लैंडमार्क केस माना जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग।
इसके साथ कई कंफ्यूजन्स भी जुड़े हुए हैं, पर उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले तुम इस केस को ध्यान से समझो। देखो, यह केस है उत्तम वर्सेस सौभाग सिंह का, और इस केस में यह हेल्ड किया गया कि जब एक बार नोशनल पार्टीशन हो गया है और कोपार्सनर की डेथ भी हो गई है, तो उस स्थिति में कोपार्सनरी कम्स टू एन एंड, कोपार्सनरी समाप्त हो जाती है, और ऐसी स्थिति में ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी की शेप ले लेती है। जैसा कि इस केस में हुआ कि दादा की मृत्यु हो गई और नोशनल पार्टीशन पे जो बेटा था और जो पोता था उसको सेपरेट प्रॉपर्टी तो मिली, पर जो दादा का शेयर था नोशनल पार्टीशन के बाद, जो सेपरेट शेयर था, उसमें से उनको कुछ भी नहीं मिला। समझी? देखो, इस केस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, एक तो ये है कि कोपार्सनरी समाप्त हो जाएगी जब एक बारी नोशनल पार्टीशन हो गया और जो मेल कोपार्सनर है उसकी डेथ हो गई। ठीक है ना? और दूसरा पॉइंट समझने वाला ये है कि ऐसी स्थिति में जो फादर है और उसका जो बेटा है यानी ग्रैंडसन है, उसको उतना ही शेयर मिलता प्रॉपर्टी में जितना कि दादा के जिंदा होने की स्थिति में अगर पार्टीशन होता तो उनको मिलता। समझी? जी हाँ, उत्तम वर्सेस सौभाग सिंह हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में एक ऐसा केस है जिसके साथ की बहुत सारे कंफ्यूजन्स जुड़े हुए हैं। तो कुछ ऐसी ही कानूनी शंकाओं, कानूनी प्रश्नों और उनके हल को लेकर, उनके उत्तर को लेकर कल मैं फिर से चाणक्य अपनी टीम यानी नूरी और गुगू के साथ एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। अरे अरे अरे, कहाँ चल दिए आप लोग? भाई रुकिए रुकिए, भाई मुझे अभी आपसे गुरु मंत्र शेयर करना है जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया। तो भाई मेरे गुरुजी ने कहा कि जब भी मैं गुरुपद को पढ़ूं तो नारायण राव को याद कर लूं। जी हाँ, उन्होंने बताया कि जब भी गुरुपद को पढ़ूं तो नारायण राव को साथ में पढ़ूं, और जब मैं उत्तम को पढ़ूं तो युधिष्ठिर को याद कर लूं। मतलब जब भी उत्तम को पढ़ने बैठूं तो युधिष्ठिर को साथ में जरूर पढ़ूं। भाई तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना। और भाई देखो, अभी हमें दमन्ना, प्रकाश फूलावती और मंगामल, इन सब में भी जो कॉन्फ्लिक्ट आया उसको भी तो देखना है ना। पर उसके लिए तो हमें राकेश शर्मा का इंतजार करना पड़ेगा जो आर्टिकल 134 में रेफरेंस में गया है। और इन सब में क्या कहा गया था, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, भाई इसे जानने के लिए तो जी हाँ, आपको अगले वीडियो का वेट करना ही पड़ेगा। मैं गोस्ट आपके सामने इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ अपनी पूरी टीम के साथ कल फिर यहीं पे हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। बाय, मैं तो चला।